अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 2023 का बीपीएससी का एक और पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। ऑल जीके क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, उर्दू और इंग्लिश और तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैथमेटिक्स का पोर्शन है और इसका क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स डायगोनल मेजर इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर साइड एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक तो साइड फाइंड आउट करने को कहा हुआ है और एक रेक्टेंगल का जो है टोटल एरिया फाइंड आउट करने को कहा हुआ है। तो पहले तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें पता चल सके। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे हमने मेंशन किया, यहाँ हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है। और इसके साथ ही हमने जो है इसका डायगोनल जो है वो मेजर करने के लिए हमने ये सेंट्रल लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हमारे पास अब हम कहते हैं कि वन साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये भी इसके इक्वली होगी सी डी, तो हम इसको 12 सेंटीमीटर कह सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है डायगोनल जो इसका मेजर है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करना है, डायगोनल मेजर के लिए हमने इसको टोटल जो है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है कि हमने अब फाइंड आउट क्या करना है, दूसरी साइड फाइंड आउट करनी है। या तो ए सी फाइंड आउट करना है या फिर बी डी। तो दोनों सेम चीजें हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर लो, यहाँ से जैसे ये हो गया हमारे पास। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि अब तक हम लोग करते ही आए हैं। कौन से वाला? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और शॉर्ट टर्म में मेंशन करें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे हमने लिखा कि हमारे पास जो है, अगर हम कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो है वो सी बी सी है, ये बी सी हमारे पास हो गया। तो मैं कहती हूँ बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि ये मेरा है एक्स स्क्वायर। ये वाला परपेंडिकुलर मैं इसको एक्स स्क्वायर कह लेती हूँ और बेस स्क्वायर मैं कह देती हूँ कि मेरे पास जो है वो 12 स्क्वायर है। तो इस तरह यहाँ पे मैंने 20 स्क्वायर जो है मेरा इसका जो आंसर आएगा वो, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ यहीं से हम लोग इसको नेक्स्ट सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सॉर्ट आउट हुआ हुआ है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर यहाँ पे 20 का स्क्वायर हमने ले लिया और 400 आ गया, 12 का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये माइनस करने के बाद अब हमारे पास जो है वो 256, और एक्स का स्क्वायर जब 16 का अंडर रूट लेंगे तो 6 हमारे पास जो है। और परपेंडिकुलर जो हमने फाइंड आउट करना है, ये बेस हमने जो भी हमने वैल्यू रखी है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे पास 16 आ गई है। अब हमारे लिए हमारा एरिया जो है वो फाइंड आउट करना इजी हो गया है। चूंकि वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी कह सकते हैं। तो हमारे पास लेंथ भी आ गई है और ब्रेड्थ भी आ गई है, तो हम लोग इसको इजीली फाइंड आउट करते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 16, तो एरिया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आंसर जो है, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 12 को, तो हमारे पास आंसर जो है वो 192 आएगा। लेट मी शो यू। यहाँ पे उन्होंने एरिया जो है वो फाइंड आउट नहीं किया हुआ। जब हम 16 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 16 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका आंसर आप लोगों के पास 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह आपने फाइंड आउट कर लेना है एरिया, यहाँ पे नहीं फाइंड आउट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। उन्होंने क्या कहा हुआ है, इन एक्चुअल
144/0.144 इज इक्वल टू 144/x। उन्होंने x की वैल्यू फाइंड आउट करने को कही हुई है। ये तो बहुत इजी है। कैसे उसी तरह वैल्यू लिख लेते हैं। 1.144 डिवाइडेड बाई 0.144। उसके बाद अ, उन्होंने कहा हुआ है कि 14.4 डिवाइडेड बाई एक्स। तो अब हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, हम कर लेते हैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 144x इज इक्वल टू, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारे पास 14.4 भी आ सकता है। और वी कैन से दैट अगर हम इसको यानी इस तरह करते हैं 144x और ऊपर इज इक्वल टू करने की बजाय ऊपर हम रख लेते हैं 14.4 मल्टीप्लाई बाय 0.144। इसी को हमने इस तरह कर लिया, यानी इसी क्वेश्चन को हमने घुमा फिरा के यूज करना है। अब हमने x को इस साइड पे ले आना है और बाकी सारी वैल्यू जो है हमारे पास उसी तरह रह जाएगी, यानी 14.4 मल्टीप्लाई बाय 0.144 डिवाइडेड बाय 140। अब यहाँ पे देखें कि हम 144 किस तरह लेके आ सकते हैं। तो ये जो 0 पॉइंट था हमारे पास ना, हमने यहाँ पे ला के नीचे हमारे पास इसका सॉरी इसको छोड़ के देखें 144 ये भी बनता है। तो यहाँ पे 10 हम लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 144। और यहाँ पे हमारे पास पीछे 144 रह जाएगा। तो 144 को 144 से कट कर देना है। 0.144 जो है ये डिवाइड हो जाएगा 10 से। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.014। ठीक है, 0.0 ये वाला जो आंसर है यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, 0.0144। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस एक जैसी दी हुई हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उनसे मिस्टेकनली जो है लिख हो गया। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप साथ मेंशन करके 0.0144 जो है वो लिख सकते हैं, जो सबसे ज्यादा आपको पॉसिबिलिटी लगेगी आप वो नोट कर सकते हैं। बट इसका आंसर 0.0144 ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। एक और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, Jen is playing a board game in which she must collect as many as cards possible on her first turn. She loses 18% of her cards. In the second turn, she increases her card count by 36% if her final card after these two turns is n. Which of the following represent her starting card count? तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ले लेते हैं। पहला उन्होंने कहा है कि 18% जो है वो उसका लॉस हुआ है। 18% जो है उसका लॉस हुआ है। हम क्या कर लेते हैं, पहला हम वैल्यू ले लेते हैं कि एक्स कंसीडर कर लेते हैं, या फिर हम कह देते हैं कि 100 - 18 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं। पहले 100 में से 18 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 82 आंसर आएगा। 82 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे पास 0.82 आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे जो मैंने x माइनस मेंशन किया था वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x माइनस 0.82, या फिर मैं इस तरह कह सकती हूँ कि x इज इक्वल टू 0.82। ये हमारे पास हो गया। फिर उन्होंने सेकंड पे जो बात की हुई है वो क्या है कि 30% जो है इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज हो रहा है। तो पहले हम लोग माइनस कर रहे थे 100 में से, अब हम क्या करेंगे 100 प्लस 36 अगर कर ले, इंक्रीमेंट हो रहा है ना, परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। 100 प्लस 36 हमारे पास 136 आएगा, और 136 को परसेंटेज की वजह से हम 100 से कर देंगे डिवाइड। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.36। 1.36 हमारे पास आंसर आएगा। 1.36 जब हमारे पास आ गया तो हमने टोटल कैसे निकालना है, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, x की वैल्यू भी आ गई है, 0.82 भी आ गई है। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू जो n हमने कार्ड्स जो फाइंड आउट करने थे
डिवाइड इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 0.82 साथ ऐड कर देंगे इंटू 1.36। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.36 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारी फाइनल जो है। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। लेट मी शो यू, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये भी आंसर्स गिवन है बट इनमें से हमारी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। तो n डिवाइडेड बाय 1.36, ये देखिए n डिवाइडेड बाय 1.36 इंटू 0.82 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है, a प्लस बी इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, बल्कि यहाँ पे उन्होंने a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू -2 है, तो -2 का सिंपली आपने क्यूब ले लेना है। तो क्यूब की फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और माइनस जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, तो मेरे पास -8 इसका आंसर होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। उसके बाद एक और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्या है? प्रिया डिपॉजिट्स एन अमाउंट ऑफ 65800 टू obtain a simple interest at the rate of 14% per annum for 4 years. What total amount will Priya get at the end of the year? बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉर्ट आउट भी किया गया है बट हम अगेन कर लेते हैं। प्राइस कितनी है? यहाँ पे हम रुपीस जो है उन्हें प्राइस से मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हम हमारे पास जो 14% था, 14 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे। तो प्राइस हमारे पास टोटल कितनी थी? 65800। तो प्राइस की जगह पे सिंपली हम 65800 मेंशन कर देंगे और बाकी सारा जो है मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिकली सॉर्ट आउट करके इसका जो आंसर आएगा 102648 जो है वो आंसर आ रहा है। यहाँ पे चेक कर लें। सेम यहाँ पे वो प्रोसीजर जो है उन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जब ये आंसर निकला है ना 36848, तो उन्होंने टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने को कही है। तो जो हमारे पास पहले पैसे आए थे, रुपीस थे, वो प्राइस और सिंपल जो हमारे पास आंसर निकला है, दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जब टोटल अमाउंट के ही हो ना तो हमने एडिशन इसमें कर देनी है, लेकिन अगर टोटल ना पूछी हो, अगर रिमेनिंग पूछी होगी तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एक और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। लेट्स सी। यहाँ पे व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4000 at 12.5 per annum फॉर द पीरियड ऑफ 4th February 2005 to 18th April 2005। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? हम सिंपली इसको कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का। तो सिंपली जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था सेम एज उसी तरह हमने यहाँ पे 4000 ले लेना है, मल्टीप्लाई बाय 12.5। अब परसेंट है तो 12.5 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा हमारे पास। और साथ उन्होंने हमें जो पीरियड का बताया हुआ है वो कहा हुआ है कि पीरियड फ्रॉम 4th February टू 18th April। फेब्रवरी मार्च अप्रैल उन्होंने इस चीज को मेंशन किया हुआ है। तो इस पीरियड को आपने देखने की बजाय आपने जो इंटरेस्ट रेट है ना उसी को लेके चलना है। सिंपल इंटरेस्ट रेट किस लेवल पे जाता है, तो सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, यानी 73 जो उन्होंने डेज बताए हुए हैं ना उन डेज को टोटल करके कि इतने डेज बनते हैं, दरमियान में 24 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 18, ये सारे डेज किस तरह हम लोग मेंशन करेंगे? जैसे हम मंथ वाइज ले रहे हैं कि फेब्रवरी का इतना मंथ, ठीक है, इतने डेज 4th February से लेके जो हमारे पास 29th February तक का है। उसके बाद हम 31 डेज जो हैं मार्च के ले रहे हैं और बाकी 18th April तक 18 डेज हमारे पास अप्रैल के आ रहे हैं। तो हमने उनको टोटल कर दिया 73 डिवाइडेड बाई 365, तो हमारे पास 1/5 आ जाएगा। इसको हम 1/5 से सॉरी यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 4000 जो था इसे एज सच ही रहने दें, 12.5 का हमने
पॉइंट जो है वो खत्म कर दिया। हम क्या करेंगे, 125। अब हमारे पास नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो फिर इसके साथ क्या करेंगे, ये 0 0 से कट गया, ये 2 0 भी इन 2 0 के साथ कट गए, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब ये जो डिवाइड हो रहा था 1/5, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है 4 मल्टीप्लाई बाय 25, चूंकि ये 5 से 125 कट जाएगा, पीछे 25 बच जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 25 हमारे पास 100 जो है वो टोटल आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे उन्होंने मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने को कहा हुआ है, लेकिन टोटल नंबर उन्होंने ऐसा सच मेंशन नहीं किए हुए। तो हमने टोटल नंबर किस तरह फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, हमने इसका पैटर्न जो है, सीरीज का पैटर्न वो बना लेना है। किस तरह, हमारे पास 6 आ गया, हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 12 आ गया, ये पैटर्न हमारे पास आ रहा है। इस पैटर्न को देखकर फिर हमने इस पैटर्न को जो है नेक्स्ट मूव ऑन करवाना है। लेट्स सी हमारा पैटर्न ठीक भी है कि नहीं। 6 9 12, उसके बाद 12 के बाद हम 15 ले लेते हैं, उसके बाद 18, उसके बाद उसमें ये सारी वैल्यूज आनी चाहिए हमारे पैटर्न में। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, 6 9 12 15 18 21 24, उसके बाद 24 के बाद 27, उसके बाद 27 के बाद हमारे पास 31 जो है ये आ जाता है। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग अब हमने यहाँ पे, चूंकि हमने 21 तक जाना था, आगे हमने मूव नहीं करना, क्योंकि आगे हमारा पैटर्न जो है वो जाके खराब हो जाता है। तो हमने 6 to 21 का जो पैटर्न है ना, हमें यहाँ पे समझ आ गई है कि ये जो पैटर्न है ये वाला बन रहा है, ठीक है। 15 18 21 इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, अगर तो 9 होती तो हम इसे मेंशन करते कि 9 है, लेकिन उसके बाद 15 होती तो हम मेंशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 12 है तो 12 को भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। तो 12 जो है यहाँ पे मिसिंग टर्म है, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद फिर इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। क्या है, ही इज डिफरेंट डैश द पीपल अराउंड हिम। ही इज डिफरेंट फ्रॉम पीपल, वेरी इजी ग्रामर का क्वेश्चन है। अगर हम कहते हैं इज डिफरेंट टू पीपल अराउंड हिम तो बिल्कुल रॉन्ग होगा। ही इज डिफरेंट ऑफ पीपल द अराउंड हिम बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ही इज डिफरेंट विद द पीपल अराउंड हिम, वो उनके साथ डिफरेंट होता है, तो उनके साथ डिफरेंट नहीं होता। ही इज डिफरेंट फ्रॉम पीपल, वो लोगों से मुख्तलिफ है, ठीक है, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, विच मूवमेंट चेंज अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट रिगाइम्स। किस जो है इवेंट ने मिडल ईस्ट रिगाइम और जो अफ्रीका है इनकी रिगाइम्स जो जो है इनको बदल के रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है अरब लीग। तो इस क्वेश्चन का जो है हम बैक क्राइटेरिया पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस मूवमेंट ने जो है वो अफ्रीका और मिडल ईस्ट की रिगाइम्स जो है वो बदल के रख दी। रिगाइम्स का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है उनकी टोटली चेंज कर दी, बदल के रख दी। तो ये तकरीबन जो अरब लीग है ये 22 मार्च 1945 को बनती है, 1945 को, ठीक है, अरब लीग। इस अरब लीग में क्या होता है कि कैरो के अंदर ना ये लीग बनती है, जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स का भी नाम दिया जाता है। और 7 जो मेंबर कंट्रीज हैं, उस वक्त जब ये अरब लीग 1945 में बनी है ना, उस वक्त इसके मेंबर कंट्रीज जो थे वो 7 थे। लेकिन अब इस वक्त 2023-24 की बात की जाती है तो तकरीबन तकरीबन 22 मेंबर्स हैं अरब लीग के, ठीक है। अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट की जो रिगाइम्स हैं, यानी ये तमाम कंट्रीज जो हैं, इनका ओवरऑल इस अरब लीग को बनाने का क्या मकसद था, इनका एक गोल था कि तमाम
जो इनके दरमियान रिलेशंस हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, मेंबर स्टेट्स के दरमियान जो है वो बेहतर कोलैबोरेशन हो सके। तो इसके नतीजे में ये जो है अरब लीग मूवमेंट थी, और ये अफ्रीका और मिडल ईस्ट जो है उनकी गवर्नमेंट को इसने बदलने में काफी जो है हद तक बेहतर किरदार अदा करने की कोशिश की। उसके बाद हम लोग 10th वाले एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर अग्रीमेंट वाज साइंड इन, पाक चाइना जो अग्रीमेंट है इसे हम दूसरा जो इसका नेम है वो सीनो पाक अग्रीमेंट का भी नाम देते हैं, जो कि 1963 में बॉर्डर से रिलेटेड जो है वो हुआ था 1963 के अंदर। तो ये किस लिए बनाया गया था? इस्टेब्लिश करने के लिए बॉर्डर बिटवीन कंट्रीज जो कि कश्मीर रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड थे ना, बॉर्डर्स, उन बॉर्डर्स को जैसे जाहिर करना कि ये जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान का है और ये चाइना का है। मतलब उनको ये जो अग्रीमेंट है जाहिर किया गया कि ये जो बॉर्डर्स हैं ये इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और इस जो है कश्मीर से यहाँ से गुजरता है। तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये चाइना का है, ये इंडिया का है। सब बॉर्डर्स को जो है वो सेपरेट करने के लिए जो जो अग्रीमेंट था ये 1963 के अंदर जो है ये साइन किया गया था। इन द डिस्प्यूटेड कश्मीर रीजन, ये चीज याद रखनी है। हाउ मेनी कंट्रीज डज द राइन रिवर पास थ्रू? अब ये जो राइन रिवर है ये यूरोप में मौजूद है, और मेन जो है ये जो राइन रिवर है ये डिफरेंट कंट्रीज के बॉर्डर से मिलके गुजरती है। अगर तो हम बात करते हैं ना किस किस कंट्री के अंदर मौजूद है, तो ओवरऑल वो 4 कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये मौजूद है। मेन कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, और एक और कंट्री है लाइचेंशन। तो ये 4 कंट्रीज हैं, यहाँ से ये गुजरता है। लेकिन अगर हम बॉर्डर्स की बात करते हैं तो इस रिवर से 6 कंट्रीज के जो हैं वो बॉर्डर्स मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड लिशेंशन जो है वहां से, दूसरा जर्मनी एंड फ्रांस से, और तीसरा जो है वो स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान से, यानी इनके बॉर्डर से गुजरती हुई जो है ये राइन रिवर गुजरती है। तो यहाँ पे टोटल जो कंट्रीज हैं वो 6 कंट्रीज होंगे, चूंकि उनके बॉर्डर से से लगकर गुजरती है। तो ये 6 कंट्रीज जो हैं राइन रिवर इनसे होकर गुजरती है, ये कहा जा सकता है। अगर तो कहते हैं मेन कंट्रीज कौन से हैं, यहाँ पे मैनी कंट्रीज, हाउ मैनी कंट्रीज पूछा। अगर मेन कंट्रीज पूछे जाते हैं कि कितने कंट्रीज हैं जिनमें से राइन रिवर जो है वो गुजरती है, तो दे आर 4 कंट्रीज, बट यहाँ पे उनके बॉर्डर से जो गुजर रही है वो 6 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2019, तो पाकिस्तान पीएसएल यानी जो है ये इसका जो स्टार्टअप हुआ है वो 2016 से हुआ है। फर्स्ट सीजन इसका तब खेला गया था। तो तब से अब तक 2024 तक ये चला आ रहा है। 2016 में जो फर्स्ट जो मैच था वो यानी डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान खोला खेला गया था। लेकिन हम 2019 से अगर स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि 2019 का यहाँ पे पूछा गया है, तो 2019 में जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने विन की है अगेंस्ट पिशावर। फिर 2020 की तरफ मूव करते हैं तो कराची ने विन किया था लाहौर के अगेंस्ट, और ये फिफ्थ मैच था। 6 वाला 2021 में मुल्तान जो है मुल्तान सुल्तान ने विन किया था अगेंस्ट पिशावर जल्मी। फिर 2022 यानी 7th सीजन की बात करते हैं तो लाहौर ने विन किया था अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, और सेम थिंग 2023 में लाहौर ने विन किया अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। और अगर अब हम 2024 की बात करते हैं तो ये विन किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। तो ये हमारे पास पाकिस्तान सुपर लीग की सारी आगे पीछे वाली जो है वो इंफॉर्मेशन हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हैव हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू? तो वो फैट्स हैं जिन जो सबसे ज्यादा कैलोरिक वैल्यू जो है वो रखते हैं, क्योंकि जब हम डाइट प्लान करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो चीज निकाली जाती है हमारी डाइट से वो फैट्स होते हैं, कि फैट्स जो हैं वो हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छे नहीं हैं, तो ये कैलोरीज ज्यादा दे रहे हैं, तो इनको निकाल दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ताइवान सेपरेटेड फ्रॉम चाइना, सेपरेट फ्रॉम चाइना?
तकरीबन 1928 से 1942 तक जो है वो ताइवान जो है इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चलाई, क्योंकि ये चाइना का ही पार्ट रहा। तो तकरीबन 1949 में जाके जो है अब जो ताइवान है इसको जो नाम दिया जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेम से, PRC से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो तकरीबन 1949 में तहरीकात और लड़ाइयाँ झगड़े उनके नतीजे में 1949 में जो है वो जो है जैसे हम कहते हैं कि चाइना जो है वो कब बना, तो 1949 में ही। तो वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसकी बात की जाती है। 1949 में सेपरेशन हो जाती है। उसके बाद यानी 1949 में एक चाइनीज सिविल वार होती है जिसके नतीजे में इसकी सेपरेशन हो जाती है चाइना से। उसके बाद एक और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 15th नंबर पे है, इन 1 hour Jason can install at least six windows but no more than 8 windows. Which one of the following could be possible amount of time in hours that Jason takes to install 100 windows in a time? तो यहाँ पे उन्होंने जो है डिफरेंट वैल्यूज ली हुई हैं। वैल्यूज यहाँ पे यही क्वेश्चन से ही डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि लोएस्ट विंडोज कितनी इंस्टॉल हो रही है, लीस्ट विंडोज, तो वो 6 है। 100 को 6 से डिवाइड कर दिया तो 16.6 आ गए। फिर उन्होंने कहा है मैक्सिमम विंडो जो है वो कितनी इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, 100 विंडोज जो है उसने इंस्टॉल करनी है। ठीक है, कितना उसे जो है टाइम और आवर्स लगेंगे 100 विंडोज को इंस्टॉल करने में। यहाँ पे तो 6 और 8 की बात की गई है। तो मैक्सिमम विंडोज उसने जो इंस्टॉल इस वक्त की हैं वो 8 है, तो 100/8 12.5। अब हमारे पास जो लोएस्ट विंडो इंस्टॉल था वो 16.6 और जो हाईएस्ट था वो 12.5 था। अब उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए वो 16.6 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 16.6 से जो हमारे पास एग्जैक्ट जो है हम इस क्वेश्चन को इन एक्यूरेट वे जो है वो नहीं निकाल सकते, तो हम इसको 16 जो है वो अप्रोक्सीमेट करके हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। व्हेन चाइना ज्वाइन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को चाइना ने कब जो है वो ज्वाइन किया था, तो 2001 में जो है ऑफिशियली चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। और ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये 1995 में बनी थी। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है वो इसका हेडक्वार्टर है। और पाकिस्तान ने जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनी है, तो पाकिस्तान ने इसे तभी ज्वाइन कर लिया था 1995 में। 1 जनवरी 1995 में ये बनी है और तभी पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन कर लिया। 2001 में चाइना ने ज्वाइन की है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है जो कि ग्लोबल जो है ट्रेड कह सकते हैं परफॉर्म कर रही है उन ग्लोबल लेवल पे। उसके बाद वेयर इज लोकेटेड द फेमस टूरिस्ट प्लेस कैबाकाबाना बीच इन साउथ अमेरिका। काबाकाबाना जो बीच है ये साउथ अमेरिका में कहाँ पे मौजूद है, तो ये मौजूद है ब्राजील में। ये एक कह सकते हैं कि एक मिलिट्री बेस है साउथ एंड ऑफ बीच पे, जो कि जिसका एक और जो है कबाना कबाना बीच का जो दूसरा नेम है वो रियो दी जेनियरो जो है, रियो दी जेनियरो इसका दूसरा नेम है। और तकरीबन ये 1914 के अंदर जो है ये कबाना कबाना बीच जो है ये साउथ अमेरिका वाली साइड यानी ब्राजील में जो है वो बनाया गया था। उसके बाद स्काइज पिकोट एग्रीमेंट ऑल्सो कॉल्ड माइनर अग्रीमेंट जो है ये कब साइन हुआ था, तो ये जो है साइकीज पिकोट अग्रीमेंट ये तकरीबन 1916 16 मई 1916 में साइन होता है बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। ठीक है, ये कब हुआ था, तकरीबन जब एक ये ट्रीटी हुई है ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान, जिसमें जो उस्मानी जो सल्तनत थी अरब्स की
उनके जो लैंड्स हैं वो दोनों ने आपस में जो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है ना आपस में डिवीजन करनी है, यानी 1918 में ये वॉर खत्म हो रही है और 1916 में ये अग्रीमेंट कर रहे हैं कि हमने जो अरब स्टेट्स हैं उनमें से कितनी स्टेट्स जो हैं वो फ्रांस की तरफ जाएंगी और कितनी जो है वो ब्रिटेन की तरफ जाएंगी। तो इस जो अग्रीमेंट है इसको माइनर अग्रीमेंट या फिर साइकिस पिकोट अग्रीमेंट का नाम दिया गया, रिलेटेड टू डिवाइडिंग ऑटोमन एम्पायर अरब लैंड्स एंड स्टेट्स। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी मेक इट मोर विजिबल। उसके बाद है वराडीरो बीच इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये जो बीच है ये इसे प्लाया एजल जो है इसका भी नाम दिया जाता है इस बीच को, वेराडरो बीच। लेट मी राइट इट, प्लाया एजल, PLAYA, एजल बीच, प्लाया एजल बीच का इसे नाम दिया गया है। ये एक रिसोर्ट टाउन है जो कि क्यूबा के एक प्रोविंस जिसका नाम है मेटेंजास। मेटेंजास क्यूबा का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये प्लाया अजुल या वेराड्रो बीच जो है ये बनाया गया है। और ये कहा जाता है कि दैट दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसोर्ट एरियाज इन इसका जो कैरिबियन यानी इसकी जो कंट्री है क्यूबा में, ठीक है, इसके जो प्रोविंस है उसमें सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजॉर्ट है जिसका नेम है वेराड्रो बीच। इतना ही काफी है। उसके बाद गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फेल इन 1935 विच वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सीजन हेल्ड। तो जो गोल्डन जुबली है वो कहा जाता है कि मतलब गोल्डन जुबली से मुराद होता है 50th ईयर, यानी ये जो है 1885 में जाके जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। फिर 1935 में उसकी जो है फाइनल जो है 50th एनिवर्सरी होती है जिसे गोल्डन जुबली का नाम दिया जाता है। उन्होंने पूछा हुआ है कि कहाँ पे ये सेशन हुआ है, तो ना तो ये कराची में हुआ है ना ये दिल्ली में हुआ है, बल्कि ये जो है इंडिया हसार एक इलाका है इंडिया का, वहां पे ये जो है हुई है। दिल्ली से थोड़े से फासले पर है, तकरीबन 200 मीटर्स के फासले पर। तो एग्जैक्टली इसे दिल्ली भी नहीं कहा जा सकता, तो ना कराची ना लखनऊ, नॉट एनीवेयर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, वो क्या है कि इट्स टाइम, इट इज द टाइम वी डैश आउट। तो इट इज द टाइम वी गो आउट, ये वो टाइम है जब हम बाहर जाते हैं, ठीक है। वी वेंट आउट भी नहीं होगा, गोन आउट भी नहीं होगा और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, वो ये वो टाइम है जब हम बाहर जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है। ही डाइड ऑफ कोरोना आएगा, फ्रॉम टू वगैरह इसमें ऐड नहीं होगा ग्रामर की यूजेज से। अरब लीग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, अभी हमने अरब लीग के बारे में पीछे भी डिस्कस किया है जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहा जाता है। तकरीबन 22 मार्च 1945 को ये बनती है। ये एक रीजनल ऑर्गन है अरब स्टेट्स का मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में। डिफरेंट इसमें मैंने आपको बताया था कि पहले इसके मेंबर कंट्रीज जो थे वो 7 थे, लेकिन अब जो हैं इसके टोटल मेंबर कंट्रीज 22 हो चुके हैं। तो इसके अलावा जो है तकरीबन उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो। पाकिस्तान ने सेंटो को कब छोड़ा था, जब ये सेंटो जो है ये डिसॉल्व हुई। सेंटो स्टैंड्स फॉर, इसका जो दूसरा नेम है
वो मिडल ईस्ट जो है, सॉरी, तो हम लोग बात कर रहे थे सेंटो की। पाकिस्तान ने सेंटो को कब छोड़ा? तो सेंटो का जो दूसरा नेम है वो है मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, बाद में इसका नाम पड़ा, जो कि तकरीबन 1955 के अंदर बनती है। तकरीबन 24 सितंबर 1945 में जो है ये बनी है सेंटो जो है, 1955 में। लेकिन 1979 में जो है ये लेटर बाद में बगदाद पैक्ट वगैरह आया है, तो उससे सेंटो इसका नेम पड़ा। तो ये जो है बाद में डिसॉल्व हो जाती है। स्टार्ट में इसके जो मेंबर कंट्रीज थे, तकरीबन 5 कंट्रीज थे, पाकिस्तान था, ईरान था, इराक था, तुर्की था, यूके था। लेकिन बाद में डिफरेंट कहा जाता है कि इन कंट्रीज ने आपस में कंट्रीब्यूट ना करना चाहा, या मे बी जो भी पीछे इश्यूज थे उनकी बिना पर तकरीबन 12 मार्च 1979 को जो है सेंटो को कम्प्लीटली जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया था। तो उसके रिगार्डिंग पाकिस्तान ने जो है 1979 को डिसॉल्व हुई, तो उसी के नतीजे में पाकिस्तान को जो है कहा जाता है कि छोड़ दिया, या जो भी है। उसके बाद यूएस एड्स डैश एंड डैश इन लिस्ट ऑफ चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट इन 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे गलत मेंशन किया गया है। ये जो है पाकिस्तान एंड टर्की जो है इनको चाइल्ड सोल्जर प्रिजर्वेशन एक्ट में, जिसे CSPA एक्ट का भी नाम दिया जाता है, 2021 में इन्होंने इस लिस्ट में पाकिस्तान और टर्की को ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि यूएस ने एक्यूज किया पाकिस्तान को और टर्की को कि ये सपोर्ट कर रहे हैं नॉन आर्म्ड ग्रुप्स को, जो कि बच्चों को रिक्रीट करते हैं और चाइल्ड सोल्जर्स जो हैं उनका यूज कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। तो जिसके नतीजे में इन्होंने CSPA एक्ट में पाकिस्तान और तुर्की को इस लिस्ट में ऐड किया कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये एक्यूज कर रहे हैं, बच्चों को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन इज, दिस इज 70 to 80 टाइम्स इन अ मिनट। यानी 120 30 कह सकते हैं टाइम्स पर मिनट जो है, यानी 60 मिनट में 60 सेकंड में जो है कितनी मर्तबा दिल धड़कता है? तो 70 से 80 टाइम 60 सेकंड में दिल, इंसानी दिल जो है वो एक मिनट में धड़कता है। मैक्स वेबर वॉज फेमस। ये जो मैक्स वेबर है ना, ये एक सेंट्रल फिगर रहा है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी और सोशल साइंसेज में, और वो जर्मनी से बिलोंग करता था। तो मैक्स वेबर जो है ही वॉज जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं 28 की तरफ। विच इज कारगिल वार एंडेड थ्रू विच अग्रीमेंट? जो कारगिल वार है ये कब हुई, किस किस कंट्रीज के दरमियान हुई? पहले तो ये डिस्कस करते हैं। 28 कारगिल वार जो है 1999 में जो है वाशिंगटन जो है वो अग्रीमेंट के नतीजे में ये जो है एंड की गई थी। और वाशिंगटन एग्रीमेंट का इसे क्यों नाम दिया जाता है? चूंकि ये वाशिंगटन डीसी में जो है ये हुई थी, और डिफरेंट जो हैं बिना पर ये डिफरेंट जो है क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग कारगिल वार को लिया गया है, जिसमें डिफरेंट वॉर्स ली गई हैं। कारगिल 1 जो है या फिर कारगिल वर्ल्ड वार, ब्राजील की वर्ल्ड वार 2 से रिलेटेड भी बात आ जाती है, लेकिन यहाँ पे जो कारगिल जो है वो रिलेट की गई है पाकिस्तान और इंडियन जो है इन दोनों के दरमियान, जो कि दिल्ली और लाहौर के दरमियान जो है एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक तो की गई थी। और 1999 में ना, पहले तो कारगिल जो है ये डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, ये जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड पे मौजूद है। इन दोनों के दरमियान ये जो वॉर है ये होती है
ताकि ये जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया के हवाले हो सके। इसके नतीजे में जो इंडिया है वो विन भी कर गया, लेकिन इनके दरमियान जो है वो वाशिंगटन एग्रीमेंट हुआ, जिसके नतीजे में दोनों कंट्रीज जो हैं इस वॉर को ख़त्म कर सकें। मई 1999 में ये शुरू होती है और जुलाई 1999 में ये एंड होती है वाशिंगटन एग्रीमेंट के नतीजे में, जो कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के वाशिंगटन एग्रीमेंट 1999 में होता है। तो उसके बाद ये वॉर जो है कारगिल वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया खत्म हो जाती है। उसके बाद एंटोनिम ऑफ स्टेंजनेंट। स्टेजनेंट का जो मीनिंग है वो मतलब होता है सुस्त, नॉट एक्टिव, या कोई भी अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो अपनी जगह पे रेस्ट पे होना, कांस्टेंट होना, फ्लो ना कर रहा होना। या फिर अगर कोई पर्सन की बात करते हैं तो सुस्त, रेस्ट पे होना, कोई भी काम ना कर रहे होना। तो स्टेटिक भी जो है यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया तो स्टेटिक भी रेस्ट पे आता है। जो स्टेल है इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी फूड जो कि 2-3 दिन पड़ी रहे, जो कि फ्रेश ना हो। इसके अलावा जो फिल्दी है इसका मतलब होता है डर्टी। तो प्रोग्रेस यानी स्टेंजेंट रुका हुआ, प्रोग्रेस शुरू करना, या फिर हरकत में आना, या फिर चलना, फ्लो करना। तो ये एंटोनिम ऑफ स्टेजनेंट जो है वो प्रोग्रेस होगा। उसके बाद गैंगखर जो है पेंसोनियम, द हाईएस्ट अनक्लेम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है गैंगखर? तो ये जो इसे गैंगखर पंजोम का भी नाम दिया जाता है। ये हाईएस्ट माउंटेन है भूटान के अंदर, और ये हाईएस्ट अनक्लिम्ड माउंटेन इसे कहा जाता है वर्ल्ड के अंदर। तकरीबन इसकी जो लंबाई है वो 7,570 किलोमीटर के इक्वल है। तो अगर हम इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग हाईएस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड यानी माउंट एवरेस्ट को देखते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तकरीबन 8,848 किलोमीटर है। सॉरी, किलोमीटर नहीं, मीटर्स है उसकी लंबाई। तो उसकी लंबाई जो है इससे ज्यादा है, लेकिन वो क्लिम्ड है। वो डिफरेंट पर्सन आए और उन्होंने क्लिम्बिंग की। लेकिन ये जो है हमारे पास कैंखर, जिसका नेम है पंजोम, ये हाईएस्ट माउंटेन है भूटान के अंदर, ठीक है। लेकिन इट इज अनक्लिम्ड इन द वर्ल्ड, अनक्लिम्ड है फर्स्ट। तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो हाईएस्ट माउंटेन है वो K2 है, एंड दिस इज सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जिसकी लंबाई तकरीबन 8,611 किलोमीटर है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं रिलेटेड टू अनक्लिम्ड एंड क्लिम्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर भूटान होगा। उसके बाद पैकेज ऑफ एंजाइम्स बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। वैसे तो अगर यहाँ पे लाइसोसोम होता तो वो करेक्ट आंसर होता, लेकिन जो पैकेज ऑफ एंजाइम जो है वो बाउंड होते हैं एक मेम्ब्रेन के जरिए, तो हम इसमें गोल्जी अपरेटस को भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं और उनको मॉडिफाई किया जाता है गोल्जी अपरेटस में, और देन लाइसोसोम की तरफ भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो गोल्जी अपरेटस होगा। उसके बाद श्याम पैरागॉन इज शॉपिंग मॉल इन, जो श्याम पैरागॉन है ये एक शॉपिंग मॉल है जो कि थाईलैंड में मौजूद है, और थाईलैंड बैंकॉक में है, और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स इन थाईलैंड, ये कहा जाता है श्याम पैरागॉन। द लैंड लाइन बिटवीन द रिवर रावी एंड रिवर चिनाब इज कॉल्ड। 33 का है। तो पहले हम इन रिवर्स को देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बारी दो आब है। जो बारी दो आब है ना, ये रावी और ब्यास के दरमियान में मौजूद है। याद कैसे रखना है? बारी, बारी, आर से रावी, बी फॉर ब्यास, इन दोनों के दरमियान बारी दो आब मौजूद है। इस तरह याद आप रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्या है? चज दोआब। अब ये जो चज दोआब है इसको कैसे याद रखेंगे? जे फॉर जेहलम एंड सी फॉर चिनाब। चिनाब और जेहलम के दरमियान जो है इसको चज दोआब कहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास रचना दोआब है, और रचना दोआब ही वो आब है जो कि रावी और चिनाब के दरमियान में मौजूद है। CH फॉर चिनाब, R फॉर रावी। तो रचना चिनाब एंड रावी के दरमियान मौजूद है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें रावी और चिनाब के दरमियान में ही पूछा गया है। उसके अलावा
सिंध सागर दोआब जो है ये इंडस और झेलम के दरमियान मौजूद है। सिंध सागर, सिंध से इंडस रिवर याद कर लेनी है। इंडस दोआब और जो हमारे पास झेलम है, इनके दरमियान में जो है ये सिंध सागर दोआब मौजूद होगी। उसके बाद एंटोनिम ऑफ फैसिलिटेट इज, अब फैसिलिटेट का क्या मतलब होगा, पहले कि रोक लेना। ठीक है, एंटोनिम पूछा गया फैसिलिटेट, ठीक है, एंटोनिम इसका होगा रोक लेना, फैसिलिटेट फराहम करना, ठीक है, कोई भी सहूलत देना। ठीक है, तो फैसिलिटेट का एंटोनिम होगा डिले या फिर रोक देना या प्रिवेंट करना। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स हैं, ईज यानी ईजनेस प्रोवाइड करना, बट एंटोनिम है तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। एज कंपेयर टू इट अगर हम बात करते हैं प्रोमोट की, तो वो भी गलत आंसर होगा, क्योंकि हमने फैसिलिटेट प्रोमोट नहीं करना, इंक्रीज करना यानी। उसके बाद एनेबल, इस काबिल बनाना कि वो काम कर सके, बल्कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो इम्पीड होगा। इम्पीड का मतलब है कि प्रिवेंट करना, रोक देना, डिले करना। तो फैसिलिटेट का ऑपोजिट जो है वो इम्पीड है, तो यहाँ पे एंटोनिम फाइंड करने को कहा है, एंटोनिम इज इम्पीड एंड दिस इज करेक्ट आंसर। उसके बाद एना मोल्का अहमद फेमस वार, ये जो एना मोल्का है ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट है और तकरीबन ये लाहौर में प्रोफेसर ऑफ फाइन आर्ट्स रही हैं आफ्टर दी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। तो पैदा ये लंदन में हुई थी, लेकिन आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान में ही इन्होंने स्टे किया। और ये एना मोल्का जो हैं ये पेंटिंग के लिए फेमस जो है ये रही हैं, फाइन आर्ट्स की प्रोफेसर जो हैं ये लाहौर में रही हैं। उसके बाद व्हेन डिड कायदे आजम ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये बनती कब है। तो तकरीबन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम होता है। उस वक्त कायदे आजम इससे दूर रहे, लेकिन तकरीबन 1913 के अंदर कायदे आजम ने जो है इसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जो है ये ज्वाइन किया था। और ये ढाका में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है वो क़याम अमल में आया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। और एक और चीज याद रख सकते हैं आप लोग कि कायदे आजम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है प्रेसिडेंट कब बने, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1934 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी बने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद शंदूर पोलो फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन विच मंथ, ये जो शंदूर वाला क्वेश्चन है ये आई थिंक 8th और 9th क्लास की बुक में भी इससे रिलेटेड जो है वो एक कंप्लीट चैप्टर है, एक लेसन है उर्दू का। तो शंदूर पोलो फेस्टिवल जो है, एक तो सबसे पहली इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये कि ये बलूचिस्तान में मौजूद है, ये शंदूर का इलाका। ठीक है, और इसका जो पोलो फेस्टिवल होता है वो एनुअली यानी हर साल मुनक्कद होता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट बात की जाए इसकी कि कोयटा यानी बलूचिस्तान कोयटा में जो है यहाँ यहाँ पे ये होता है। और इसके अलावा ये जो फेस्टिवल है ये कहा जाता है कि ये हाईएस्ट यानी अबव सी लेवल जो है पूरी दुनिया में, ये हाईएस्ट लेवल यानी हाईएस्ट रेंज पे ये माउंटेन रेंज पे ये शंदूर पोलो फेस्टिवल मौजूद है। और ये खेला जाता है हर जुलाई को, यानी हर साल जुलाई के मंथ में जो है ये शंदूर पोलो फेस्टिवल खेला जाता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट पोलो प्ले ग्राउंड की, मैं बात करी थी, जो कि तकरीबन 3700 मीटर्स की बुलंदी पर चला जाता है। इसका अगर पूछते हैं कहाँ पे मौजूद है, तो डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान चतराल में मौजूद है ये। इसके अलावा बलूचिस्तान बिकेम प्रोविंस इन, अब ये जो बलूचिस्तान है ये प्रोविंस कब बना। एक तो है कि बलूचिस्तान के कबायली इलाका जात जो हैं वो पाकिस्तान में कब मर्ज हुए, तो वो जब पाकिस्तान बना तभी 1947 में ही जो है वो मर्ज हुए थे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसके बाद जो है इलेक्शंस होते हैं और तकरीबन 20 में से 8 जो हैं वो सीट्स जो हैं बलूचिस्तान के जो इलाका है यहाँ पे वो विन करते हैं। और इस इलेक्शन के नतीजे में बलूचिस्तान जो है
वो प्रोविंस के लिए अनाउंस होता है 1970 के अंदर। तो पाकिस्तान में का जो सूबा है बलूचिस्तान बिकेम प्रोविंस इन 1970। उसके बाद इसका इसका जो कैपिटल है वो अगेन बता रही हूँ कि वो कोयटा है। उसके बाद व्हेन डिड मार्टिन कूपर इन्वेंटेड द फोन। अब ये सिंपल फोन की बात की गई है, ये ग्राहम बेल वाले फोन की बात नहीं की गई। एक मार्टिन कूपर जो हैं ये अमेरिकन इंजीनियर थे जिन्हें फादर ऑफ सेलुलर फोन भी कहा जाता है। तो इन्होंने फर्स्ट जो कॉल की थी तकरीबन 1973 के अंदर की थी। जो यानी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क ये कहा जाता है। तो जो इतनी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, मार्टिन कूपर जो हैं इन्होंने 1973 में सेलुलर फोन जो है ये इन्वेंट किया था, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, सॉरी, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ वेरासिटी। जो वेरासिटी वर्ड है इसका मतलब होता है सच्चाई, एक्यूरेसी, ठीक है। तो अथेंटिसिटी, इसके अलावा फिक्शन, मेंडेसिटी। तो जो अथेंटिसिटी है वो ट्रू या रियल कह सकते हैं। जो फिक्शन है इसका मतलब होगा ख्याली या फिर अफसाना। या और मेंडेसिटी जो है इस वर्ड का मतलब होगा गलत काम, जैसे कह सकते हैं अनट्रूथफुलनेस। तो सिनोनिम पूछा गया है विरासिटी सच्चाई का, अथेंटिसिटी ट्रू। तो ये करेक्ट आंसर होगा। हु वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया जो है वो लॉर्ड कैनिंग है, ये याद रखना है। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहा है। उसके अलावा जो है तकरीबन जब 1857 की वर्ल्ड वार हुई है ना, उस वर्ल्ड वार के बाद इंडिया के ऊपर जो हुकूमत के लिए फर्स्ट वाइसराय आया था 1857 की जंग आज़ादी के बाद, वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड रिपन जो है और लॉर्ड कर्जन जो है और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, ये तमाम जो हैं ये बाद में आए हैं। जो रिपन और कर्जन है ये तो आए हैं, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज सिंपल सिंपल पर्सन। वो नहीं था, यहाँ से बिलोंग नहीं करता था, यानी वाइसराय ऑफ इंडिया में शामिल नहीं था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो लॉर्ड केनिंग था। 41, तकरीबन 1858 से 1862 तक। 1858 से 62 तक जो है लॉर्ड केनिंग वाइसराय ऑफ इंडिया रहा। उसके बाद डिफरेंट यानी आए, रिपन आया 1880 से 1884 तक। उसके बाद कर्जन जो है ये भी आया, और इसकी डेट फिलहाल याद नहीं है। बट ये जो है केनिंग सिंपल वर्ड्स में अगर आप याद रखना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। सिनोनिम ऑफ रेवरी इज। रेवरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है ख्याली पुलाव बनाना। तो रेवरी, डे ड्रीम, एडोरेशन। एडोरेशन का जो मीनिंग होगा, इट इज नॉट बिलोंग टू रेवरी। इसके बाद मीटिंग, ऑकनिंग, कॉल, ये भी नहीं होगा। जो हमारे पास ना जो एडोरेशन का वर्ड है ये डीप लव के जो है मीनिंग्स में आता है। तो ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। तो रेवरी, डे ड्रीम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबस्टिबल। तो कहते हैं ना कि जो जितना सिंपल होता है वो उतना ही ज्यादा अंदर से तेज होता है। तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे ज्यादा कंबस्टिबल है, हाईली रिएक्टिव है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड है। इस वजह से इसे कहा जाता है कि दैट दिस इज कंबस्टिबल फ्रॉम नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। उसके बाद शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। तो जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना है तो शेयर जो है वो लाजमी था ताकि इंडस्ट्रीज जो हैं वो काम करती रहे। तो उस वक्त पाकिस्तान का जो शेयर था वो 88% था। मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन नेचुरल ग्रोथ इन न्यूट्रिएंट साइकिल इज।
तो न्यूट्रिएंट साइकिल ही होगा इसके अंदर, बाकी जो है वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन और वाटर जो है ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है। लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज अमेजोन। यहाँ पे अक्सर आके हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर तो पूछा जाता है कि लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, तो वो हमारे पास अमेजोन ही होगी। वॉल्यूम किस चीज की? वाटर की, ठीक है, जो कि यूके में मौजूद है। इसके अलावा अगर हम नाइल की बात करते हैं तो ये लॉन्गेस्ट रिवर इसके बारे में कहा जाता है कि नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर। तो यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड के रिगार्डिंग अमेजोन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 47 MCQs की। आई नो ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल, फाइंड कंप्लीट ऑब्जेक्ट। अब आई नो तो सब्जेक्ट है, बाकी जो है वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा, ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल। उसके बाद COVID-19 इज कॉज्ड बाय, वी ऑल नो इट इज कॉज्ड बाय वायरस, जो कि वायरस से होता है। और इसकी जो हम कह सकते हैं वैक्सीन साइनोवैक और कैंसिनो जो है यूज की गई ज्यादातर। उसके बाद चेंज वॉइस, जैक में सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब दिस प्रॉब्लम में बी सॉल्व्ड बाय जैक, बाकी दिस प्रॉब्लम माइट बी सॉल्व्ड बाय जैक, दिस प्रॉब्लम है सॉल्व्ड, ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो सॉल्वर पहले देखें, जैक में सॉल्व द प्रॉब्लम में बी सॉल्व्ड बाय द जैक, ये इसका पैसिव वॉइस ठीक होगा। नन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, लड़कों में से सॉरी वॉज प्रेजेंट, अगर तो इज होता तो करेक्ट ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे वॉज प्रेजेंट क्योंकि पास्ट की बात की गई है। तो नन ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट, कोई भी लड़का मौजूद नहीं था, वर नहीं आएगा वॉज आएगा। नन ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट, लड़कों में से कोई भी लड़का मौजूद नहीं था। चेंज द नरेशन, सलमा सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। तो यहाँ पे हम पहले इनको देखेंगे, कैन यू गिव मी योर पेन, ठीक है। सलमा आस्क्ड मी इफ आई गेव हर माई पेन, इफ आई गेव, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, आई गेव, ठीक है। कैन आई गिव को हमने जो है इसके नरेशन चेंज करना है। सलमा आस्क्ड मी इफ आई कैन गिव, कैन भी नहीं होगा, जो कुड है, इफ आई कुड गिव हर माई पेन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी सारे जो हैं वो रॉन्ग ऑप्शन होंगे। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन, ये आपको अच्छे से याद होगा, 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो एक ट्रीटी होती है जिसे वर्ल्ड ट्रेड ट्रीटी का भी नाम दिया जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी का भी नाम दिया जाता है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी कराची में जो इंडस रिवर है उससे बिलोंग करता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि वहां से सारा पानी जो है वो इस तरफ आता है, तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से दोनों कंट्रीज के दरमियान ये जो ट्रीटी है 1960 में ये करवाई गई थी, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो ताल्लुकात खराब ना हो। तो 19 सितंबर में कराची में इन दोनों ममालिक के दरमियान जो हैं, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इंडिया के, और प्रेसिडेंट अयूब खान थे, इन दोनों के दरमियान जो है ये ट्रीटी होती है, इंडस वाटर ट्रीटी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज द करेक्ट एनालॉजी। करेक्ट एनालॉजी लेके आनी है सिप गोल। सिप, जैसे हम सिप लेते हैं, पानी का सिप लिया, गुल्प, उसे उसे हम पानी में ही रख लेते हैं, ठीक है, प्रेशर के साथ अंदर गया है, ठीक है, उसको हम मुंह में ही रख लेते हैं, मुंह भर जिसे कहते हैं, सिप गुल्प। सूप वाटर, तो दोनों चीजें डिफरेंट हैं। टेंट हर्ट, ये टेंट भी घर से रिलेटेड दोनों चीजें आ जाती हैं। टच पुश, ये हम कह सकते हैं कि किसी चीज को हाथ लगाना और उसे धकेलना, जैसे हमने खींचा था ना पानी अपनी तरफ, गुल्प किया था, सिप लिया, गुल्प अपने अंदर जो है वो रोक लिया। तो टच और पुश, हाथ लगाया और पुश किया, तो इसके लिए हम करेक्ट एनालॉजी जो है वो टच पुश इस्तेमाल करेंगे। राफी पीर थिएटर वर्कशॉप, PRPTW, नेम्ड आफ्टर डैश, फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स। ये जो राफी पीर थिएटर है ना, ये लाहौर का कहा जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट थिएटर है, ठीक है। ये वर्कशॉप जो है इसका नेम दो भाइयों ने रखा, और फाउंड भी उन्हीं दो भाइयों ने किया। क्या क्या नेम थे, किसके बेटों ने ये किया, ये डिस्कस करते हैं। ये जो राफी पीर है ये उस्मान पीर जो है ना, उसके बेटे फैजान और सादान,
इन दोनों ने जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो हैं, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान, राफी पीर थिएटर वर्कशॉप, RPTW। उसके बाद मीनिंग ऑफ इडियम एट सेक, ये जो मीडियम है, सॉरी इडियम 55 नंबर पे, एट सेक का मतलब होता है खतरे में, इन डेंजर। तो इसके हमने इडियम का मीनिंग फाइंड आउट करना है, ठीक है। वेरी लो एट द टॉप, एट सेक यानी खतरे में होना, ठीक है। शी इज एट सेक, वो खतरे में है, इन डेंजर। अप्रोप्रिएट भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इजी है। उसके बाद वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू वन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड। अगर हम जर्नी मैन की बात करते हैं, अगर हम जर्नी मैन की बात करते हैं, तो ये वो पर्सन होता है जो कि, जैसे हम कह सकते हैं दैट ही इज रिलायबल नॉट आउटस्टैंडिंग। बस एक काम कर रहा है नॉर्मल, उसकी वर्किंग चल रही है, बहुत अच्छी नहीं चल रही, उसे हम जर्नी मैन का नाम देंगे। अगर हम ट्रैम्प वर्ड लेते हैं, ट्रैम्प, ये है हमारा एमसीक्यू इस वक्त। अगर हम ट्रैम्प वर्ड लेते हैं तो इसका मतलब होता है अपने कदमों पर चल के जाना, काम की तलाश में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इटिनेरेंट की, तो इसे हम खाना बदोश भी कह सकते हैं, या फिर इटिनेरेंट हम इसे कह सकते हैं कि एक पर्सन जब एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, तो उसे हम इटिनेरेंट ही कहेंगे। उसके बाद मेंडिकेंट जो है, ये भिखारी होते हैं, बेगर जिन्हें कहा जाता है, बेगर। उसके बाद विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम इन्हें वन बाय वन देख लेते हैं। 1955 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी हमारे पास जो था वो यूनिकैमरल था, बट पार्लियामेंट्री था, यूनी एंड पार्लियामेंट्री। अगर हम 1962 की बात करते हैं तो ये भी यूनिकैमरल था, बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, प्रेसिडेंट के अंदर अंडर था, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1973, जो कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन चला आ रहा है, ये बाईकैमरल है, ठीक है, और ये दो हाउसेस पे मुश्तमिल है और प्रेसिडेंट के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। जो 1973 का है ये भी हमारे पास पार्लियामेंट्री सेटअप है। 1956 का भी हमारे पास पार्लियामेंट्री सेटअप था, यानी सब कुछ कंट्रोल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर था उस वक्त 1956 में। लेकिन अब प्रेसिडेंट का जो है उसके भी पार्ट है, लेकिन लिमिटेड उसका जो है वो किया गया है 1973 के बाद। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नजम हुसैन सैयद इज फेमस फॉर। जो नजम हुसैन सैयद हैं, ये लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये पंजाबी प्ले राइटर रही हैं, पोइट रही हैं। इन्होंने तकरीबन तकरीबन 85 बुक्स जो हैं, 85 से अबव ही बुक्स जो हैं वो पब्लिश की हैं। तो नजम हुसैन सैयद इज फेमस फॉर क्रिटिक, क्रिटिक, नॉट फॉर डॉक्टर, नाइदर डॉक्टर नॉर साइकोलॉजी, फॉर क्रिटिक, यानी क्रिटिसिज्म के बारे में उन्होंने अपनी पोइट्री में इसका इजहार किया, नजम हुसैन सैयद ने। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद रेडक्लिफ अवार्डेड विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया फॉर स्पोर्ट इन कश्मीर। तो पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट थे, फिरोजपुर, अमृतसर और गुरदासपुर। ये तीनों जो हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स की जो है आबादी है वो तकरीबन 60% थी। तो बाद में जो है जब जो है रेड क्लिफ जो है इसने बॉर्डर्स चेंज किए, तो उस वक्त इन्होंने जो गुरदासपुर है, चूंकि कहा जाता है कि ये जो है गुरदासपुर जो है, इन्होंने खुद अवार्ड किया इंडिया को, और पाकिस्तान के साथ जो है वो धोखा किया। क्योंकि ये जो गुरदासपुर है, इट वाज अ की टू इंडिया। कैसे, इंडियाज ड्रीम, कैसे कि ये जो है राउट जाता है डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया टू कश्मीर गुरदासपुर के जरिए। तो इसलिए जो रेड क्लिफ है, इन्होंने दे अवार्डेड गुरदासपुर टू इंडिया फॉर द स्पोर्ट इन कश्मीर, ताकि उनको जो है वो कश्मीर के हवाले से स्पोर्ट ज्यादा हो सके और कहा जा सके कि ये कश्मीर का पार्ट है, तो कश्मीर की तरफ जाता है। तो बहुत सी रीजंस आ जाती हैं कि इस वजह से अगर किसी को वो चीज देनी हो और किसी को उससे रोकना हो, तो
उसके बाद टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, ये हमें बहुत अच्छे से याद है। लेकिन कब ग्राहम बेल बेल ने इन्वेंट किया था? 1876 के अंदर, ये याद रखना जरूरी है। उसके बाद डैश इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम एनीमोमीटर का देखते हैं तो ये विंड स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, विंड स्पीड को और उसकी डायरेक्शन को। हाइग्रोमीटर की बात करती हूँ तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर को की बात करती हूँ तो वो इन एक्चुअल जो है वो करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एम मीटर जो है वो भी करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम स्विग्मोमीटर की बात करते हैं तो ये यूज होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। उसके बाद हम 61 की तरफ मूव करते हैं। बाकी नेक्स्ट हमारे पास ऑलमोस्ट इजी है। कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजी इज नेम एज, ये जो कोल्ड वॉर है ये इन एक्चुअल मैंने पहले भी बताया था कि ये दो कंट्रीज के दरमियान लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये तो अपने इकोनॉमिक इश्यूज, अपने जो हैं मिलिट्री इश्यूज से लड़ने के नाम को कोल्ड वॉर का नाम दिया गया था। तो अगर हम कंटेनमेंट की बात करते हैं तो खुद को लिमिटेड रखने को कंटेनमेंट कहा जाता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर और कॉमन डिफेंस, ये तमाम डिफरेंट चीजें हैं। अगर हम डेटरेंस की बात करते हैं, डेटरेंस यानी प्रिवेंटिंग नॉट टू, बल्कि हम इसको कहेंगे कि अपने लिए ना स्ट्रगल करना। ठीक है, अपने लिए कोशिश करना डेटरेंस का मतलब होगा। तो एक तो हम कहते हैं ना कि हम कोशिश करते हैं कि अपने लिए कुछ भी ना करें, स्ट्रगल टू डू फॉर योर ओन सेल्फ, और समझ नहीं आ रही कि आप इस चीज के साथ कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो खुद को बचाए रखना, टू डू नॉट स्ट्रगल, तो इसको हम डेटरेंस का नाम देते हैं। उसके बाद अहमद शाह, या जिन्हें पितरस बुखारी भी कहा जाता है, बुखारी वाज अ फेमस राइटर ऑफ, ये उर्दू लैंग्वेज के जो हैं ये फेमस राइटर रहे हैं पतरस बुखारी। उर्दू लिटरेचर और उर्दू राइटिंग्स में एज अ ब्रॉडकास्टर, एज अ राइटर, एज अ डिप्लोमेट इन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। उसके बाद बात करते हैं इन 100 मीटर रेस फॉल स्टार्ट टाइम इज, अगर हम एथलेटिक्स की बात करते हैं तो वहां पे डिफरेंट रूल्स होते हैं एथलेटिक्स के, तो उन रूल्स के रिगार्डिंग 0.1 जो सेकंड है ये फास्ट स्टार्ट टाइम है। तो इस वजह से ये जो है इस चीज को मेंशन किया गया है। उसके बाद क्लोज विज पॉलिसी इज, ये क्लोज विज पॉलिसी जो है ये एक जो है एक जैसे कहते हैं ना कि क्लोज विज पॉलिसी, तो जैसे एक वॉर होती है, उस वॉर में जो है यानी डिफरेंट रूल्स रखे जाते हैं। ठीक है, उन जब भी कोई जंग होती है तो उस जंग के रिगार्डिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होते हैं फोर्स यूज करने के, उसके रिगार्डिंग क्लॉज बेस जो है इस पॉलिसी ने डिफरेंट जो है प्रिंसिपल इसके दिए, और उनमें से वन ऑफ द प्रिंसिपल दैट डिसीजन टू यूज फोर्स मस्ट बी म्यूचुअल, यानी डिसीजन जो है फोर्स यूज करने के वो म्यूचुअल होने चाहिए। तो इस क्लॉज विज पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया था कि वॉर इज अ ह्यूमन सोशल एक्टिविटी, यानी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग के वार के बारे में इसके डिफरेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया। उसके बाद 66 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेबल constraints which prevent the entry of duplicate rows, 66 है ये वाला क्वेश्चन। और कोई भी अगर हम यूनिक कॉन्स्ट्रेंट की बात करते हैं, कोई भी यूनिक कॉन्स्ट्रेंट की हम बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक ऐसा रूल है जो कि एक या एक से ज्यादा जो वैल्यूज होती हैं ना, अगर वो डुप्लीकेट कर जाती हैं तो उन वैल्यूज को हम लोग जो हैं वो रोक देते हैं, फॉरबिड कर देते हैं कि इस वैल्यू को मैंने अपने टेबल में ऐड नहीं करना। तो इस सिचुएशन में जो यूनिक और जो प्राइमरी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, या प्राइमरी कीज होती हैं, इस सिचुएशन में हम वो इस्तेमाल करते हैं इसके बजाय कि जो बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो उसके नतीजे में यहाँ पे अब उन्होंने यूनिक वैल्यू का जो है सेपरेट करने के लिए, क्योंकि कीज जो हैं, जो प्राइमरी कीज जो हैं वो यूनिक वैल्यूज को जो है वो कहा जाता है कि कॉन्स्टेंट करती हैं। ठीक है, यूनिक कॉन्स्टेंट, तो उसके नतीजे में एंट्री डुप्लीकेट रोज के लिए हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इन एक्सेल फ्रॉम
विच टैब यू कैन राइट डेट ऑफ बर्थ लाइक दिस। तो ये है फॉर्मेट मेन्यू। किस तरह फॉर्मेट मेन्यू में कहेंगे, हम जाएंगे नंबर टैब में, फॉर्मेट फॉर्मेट मेन्यू में जाके फिर नंबर टैब में, नंबर टैब से हम लोग जो है वो डेट फाइंड आउट करेंगे और अपनी मर्जी से जिस तरह की हम डेट मंथ और ईयर जो है वो ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, which of the which नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो ऑटोमेशन, स्पीड, वर्सेटिलिटी, ये तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये कंप्यूटर की हैं। इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर में नहीं है बल्कि ह्यूमन में मौजूद है, तो दिस इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद ऑडियो, वीडियो एंड पीडीएफ कैन बी सेंट थ्रू। तो ये हर तरीके से जो है व्हाट्सएप से, जीमेल से, याहू से भेजी जा सकती हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन हैं, इजी हैं। हु इज फादर ऑफ इंटरनेट, विंडसर, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज और मार्टिन कूपर की अगर बात करते हैं तो ये पियोनियर रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, जैसे रेडियो हो गया। इसके अलावा होवर्ड एकन की बात करते हैं तो ये कंप्यूटिंग में पियोनियर थे, अमेरिकन थे, यानी कंप्यूटिंग में माहिर रहे हैं। तो इसके अलावा एंड पे बचता है विंडसर जो कि फादर ऑफ इंटरनेट है। उसके बाद चेंज द नरेशन, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। अब द बॉयज, यहाँ पे द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वोन द मैच। द बॉयज सेड, अब बॉय की जगह पे उन्होंने बॉयज ऐड कर दिया। अब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बॉय क्यों नहीं था, ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने देखना है कि एक्सक्लेमेशन का साइन कहाँ पे हम यूज करते हैं, कौन से वाला करेक्ट है, ठीक है। द बॉय सेड वी हैव वोन द मैच, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, वी हैव नहीं, सिंपली हम मैच जीत गए हैं ऐसे नहीं कहेंगे। द बॉय सेड हुर्रा वी वोन द मैच, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हैव जो है वो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वोन द मैच जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद कायदे आजम आज थ्री ला लॉर्ड्स फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच कमीशन। ये बाउंड्री कमीशन जो है 72 वाला मैं बता रही हूँ। लॉर्ड माउंट बैटन जो है इन्होंने जो है जब बॉर्डर जो है, बाउंड्री कमीशन, बॉर्डर जब डिवाइड करने लगे हैं ना कि इस कंट्री में ये आएगा ये आएगा, तो इन्होंने 4 मेंबर जो थे वो पाकिस्तान से लिए, 4 मेंबर यानी मुस्लिम लीग से लिए, और 4 मेंबर जो हैं वो इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस से लिए। और खुद रेड क्लिफ जो है इन्होंने इस बाउंड्री जो कमीशन है इसकी चेयरपर्सन वो थे, और उन्होंने जो है लॉ ऑफ लॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है इस बाउंड्री कमीशन के रिगार्डिंग जो है उन्होंने बाउंड्रीज को सेपरेट आउट किया। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ रिप्लेसेस एज आर्मी चीफ, तो जहांगीर करामत जो हैं उनको परवेज मुशर्रफ लेके आए थे। 73 वाले जो है इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तकरीबन 1996 से 1998 तक जो है जहांगीर करामत जो है COAS आर्मी चीफ जो है वो रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन विच टाइप ऑफ कोर्ट। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है ये किस कोर्ट, किस तरह के कोर्ट पे खेला जाता है। इससे पहले जो कोर्ट यूज होता था ना वो डिफरेंट होता था, वो राउंड कोर्ट या फिर रीबाउंड एक का जिसे नाम दिया जाता था ना उस पे खेला जाता था। लेकिन बाद में तकरीबन 2009 से हार्ड कोर्ट जो है इसका इस्तेमाल किया गया टेबल टेनिस के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं और ये जो हार्ड कोर्ट है ये एक ग्रीन सेट वर्ल्ड वाइड कंपनी है, वहां से ये जो हार्ड कोर्ट है जो कि टेनिस कोर्ट्स तैयार करती है उससे ये जो है ये डिमांड करके बनवाया गया था। उसके बाद बहादुर शाह, द लास्ट मुगल एम्परर वाज एक्साइल्ड टू, बहादुर शाह जफर की शायरी आपने सुनी होगी।
जिसमें ये शेर भी याद होगा, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में। और इसके अलावा इनकी शायरी जो है उनमें बहुत ज्यादा गम है। ठीक है। वो लास्ट मुगल एम्परर थे, अकबर टू के जे बेटे थे, बहादुर शाह जफर। तो 1857 की जो जंग आज़ादी थी, उसके बाद 1858 में इन्हें रंगून जो है वहां पे भेज दिया गया। और वहां पे इन्होंने जो है, वहीं पे इनकी तकरीबन 1862 में इनकी डेथ हो जाती है। वहीं पे, यानी गम की हालत में, इसी तरह कैद में। उसके बाद ट्रांसनेशनल एक्टर्स एंड ट्रांसनेशनल गवर्नेंस एक्टिवेटेड द एरिया ऑफ कोल्ड वॉर। ये जो है कोल्ड वॉर की बात करते हैं, तो जो थे ना स्टेट बॉर्डर्स, उनमें ट्रांसनेशनल और ट्रांस गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने मिलकर जो है ये एक्टिव स्टेट लेवल पे जो है कोल्ड वार का जो एरिया है, इन द एरिया ऑफ कोल्ड वॉर, यानी इन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया था। बस इतना ही याद रख लें, बाकी बाकी नहीं जरूरत। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ लॉस। जो कैपिटल है लॉस का, जो काबुल है, ये कैपिटल है अफगानिस्तान का। नाइजीरिया जो है ये अफ्रीका का। वियतनाम जो है वो एशिया का है शहर, एशिया का कंट्री है। तो ये जो लॉस है ये भी एशिया में ही मौजूद है। ठीक है। लेकिन ये इसका जो कैपिटल है वो विंतियान है, विंतियान। ठीक है। उसके बाद जो लॉस है, इट इज पोरेस्ट, वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज इन एशिया। उसके बाद MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद नेक्स्ट, इन 2020 जून, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शंस हेल्ड फॉर। ये नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं उनकी सिलेक्शन के लिए इलेक्शंस होते हैं। जैसे कि 2024 में यूनाइटेड नेशन जो है इसने जो है हमारे पास इसराइल जब हमले कर रहा था फलस्तीन पर, तो फलस्तीन जो है इनको एज अ नॉन परमानेंट मेंबर जो है सिक्योरिटी काउंसिल में ऐड किया गया। तो इसी तरह इनके इलेक्शंस होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करने के। तो जून 2020 में 17 और 18 जून को, यानी 74th सेशन था ये यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, नॉन परमानेंट मेंबर्स की सिलेक्शन के लिए। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। अगर हम ऑर्निथोलॉजी की बात करते हैं तो ये स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है। इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ जोलॉजी। जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहते हैं, एंटोमोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहते हैं। अली बाबा ग्रुप की बात करते हैं तो 28 जून जैक मा जो थे, ये अपने तकरीबन 17 फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इन्होंने अपना जो है B2B बिजनेस का आगाज किया। B2B स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, इसका आगाज किया। और ये चाइना बेस्ड कंपनी थी। अब भी आपने इसका नेम सुना होगा। ये इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1999 में। ये याद रखना है, 1999 में अलीबाबा ग्रुप जो है ये जो है फाउंड हुआ था, और चाइना में ही हुआ था, हैंशू के मुकाम पर। उसके बाद ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स एट मैथमेटिक्स होगा। हजरत साले की कौम का नाम कौम समूद था। हजरत हूद की कौम का नाम कौम आद था। हजरत नूह जो हैं उनकी कौम का नाम कौम नूह था। तो कौम समूद हजरत साले की कौम का नाम था। कौन से सहाबी अशरा मुबशरा में से हैं? अशरा मुबशरा वो 10 सहाबी जिनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत जो है, जिंदगी में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत सुना दी थी। उनमें हजरत साद बिन अबी वकास जो हैं वो भी शामिल थे, जो कि आगाज में ही, यानी जब नॉन मुस्लिम ज्यादा थे, कुफारे मक्का की मौजूदगी ज्यादा थी और मुसलमान कम थे, तो शुरू में ही जो है हजरत साद बिन अबी वकास जो है उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी माना। उसके बाद खुश अलहानी का मुआवजा किस नबी को दिया गया? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया गया। उनका लहजा इतना प्यारा और इतना अच्छा था, यानी किरात उनकी अच्छी थी। उनका तिलावत करने का अंदाज जो था वो इतना अच्छा था कि उनके साथ ही परिंदे और पहाड़ और सारी जो मखलूकात थी उनके साथ अल्लाह ताला की तस्बीह करती थी, कुरान मजीद की तिलावत करती थी। तो ये मुअजिज़ा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया गया था। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, ये इल्लामा इकबाल का शेर है।
और इसका जो दूसरा मिसरा है वो इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दौरा दौरा। तो ये इल्लामा इकबाल का शेर है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं शिबली नोमानी का मिज़ार कहाँ पे है। जो शिबली नोमानी है इनका मिज़ार जो है वो आजमगढ़ में मौजूद है। पैदा भी ये आजमगढ़ में ही हुए थे। और इनकी जो डिफरेंट बुक्स हैं लाइक मुकालाते शिबली, अल फारूक, सीरत उन नबी, अल गजाली, इनकी राइटिंग्स जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट वाली हैं। उसके बाद हजरत अबू अल उबैदा बिन अल जिरा रजी अल्लाह अन्हो का असल नाम जो है वो आमिर बिन अब्दुल्ला था। और ये भी इनका लकब जो था लकब जो है वो अमीनुल उम्मत है, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उन्हें। इसके अलावा ये अशरा मुबशरा में से भी हैं आमिर बिन अब्दुल्ला। उसके बाद उम्मुल मसाकीन के लकब से कौन सी उम्मुल मोमिनीन मशहूर हैं, तो वो हजरत जैनब बिन खजीमा जो है, बिनते खजीमा जो है, वो जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पांचवी बीवी थी। बहुत ज्यादा फयाज थी, दरिया दिल औरत थी। तो हजरत जैनब बिनते खजीमा जो है उन्हें उम्मुल मसाकीन के लकब से याद किया जाता है। फतेह मक्का के मौका पर कितने कफ्फार जो हैं वो मारे गए, इसकी एग्जैक्ट जो है वो तादाद यहाँ पे तकरीबन 28, 17, 13 डिफरेंट लोगों के अकॉर्डिंग डिफरेंट मेंशंस हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास लोएस्ट आ जाता है वो 13 आ जाता है, चूंकि 50 और 60 इसमें आंसर नहीं होगा। उसके बाद हजरत मूसा की दीनी तरबियत किसने की, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने। हजरत मूसा ने उनकी दोनों बेटियों के साथ शादी भी की, और हजरत शुएब हजरत मूसा के ससुर भी थे और उनसे पहले नबी भी थे। उसके बाद अबू तुराब किसकी कुनियत है, हजरत अली की। और तुराब का मतलब होता है मट्टी, मट्टी वाला। ठीक है। तो कब ये नाम पड़ा, जब उनकी वालदा हजरत फातिमा जो हैं उनसे नाराज होकर हजरत अली जो हैं अपने घर के बैक साइड पे गए, और वहां पे मस्जिद के साथ ना, साथ ही मस्जिद थी, मस्जिद की दीवार के साथ जो है टेक लगाकर जो है वो बैठ गए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे गए तो उन्होंने देखा कि उनकी पीठ पर जो है मट्टी लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि अब्बू तुराब, क्या हुआ है, उठो अबू तुराब। इस तरह बुलाया तो अभी अबू तुराब, हजरत अली को भी ये नाम बहुत ज्यादा पसंद आया, तो इसका मतलब है मट्टी वाला। उसके बाद आकाए उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है, तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। लेकिन अगर बाबाए उर्दू पूछा जाता है तो मौलवी अब्दुल हक। ग्रामर की रूह से सुबह और शाम है इसम ज़र्फ़े ज़मा, यानी जमाने की बात की गई, या अगर घर की किसी जगह की बात की जाती तो वह मकान होता। इसम नकरा यानी आम किसी भी इसम के बारे में वो जिक्र करना। तो ये सुबह शाम की बात की गई है, तो इसम ज़र्फ़े ज़मा, जमाने की बात की गई है। रेख्ता के मानी है, रेख्ता जो है ये उर्दू का पुराना नेम है, इसका मानी है इजाद करना। उसके बाद मुकम्मल करें काता और ले भागी। काता यानी काटने से रिलेटेड है ये। उसके बाद खाकानी हिंद किस मशहूर शायर को कहा जाता है, ये कहा जाता है इब्राहिम ज़ौक़ को। इसके अलावा इंशाअल्लाह की किताब दरियाए लताफत का मौजू कवायदो ग्रामर था। शबे रफ्ता किसकी तहरीर है, मजीद अमजद की। और मजीद अमजद जो है तकरीबन इनकी ये शबे रफ्ता जो है 1958 में इनकी एक ही ये तहरीर थी। ठीक है, मजीद अमजद की जंग से ये ताल्लुक रखते थे, और इन्होंने पूरी जिंदगी में इनकी जो एक ही तहरीर है इसकी इसी का जो है बहुत ज्यादा अहमियत है, शबे रफ्ता के नाम से मशहूर है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान के बारे में हयात जावेद किसने लिखी, तो वो अल्ताफ हुसैन अली है। और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स जो है पेपर्स में पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा 2023 का एक और पेपर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में एक नए अंदाज से, नए तरीके से नई चीजों को समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर कोई क्वेश्चन या फिर कोई चीज पूछना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहें तो भी आप लोग हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 0306 68 56 932। अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान।